मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप लोग उसे वहां पे नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें। यहाँ वीडियो में जितना आवश्यक होगा आपको समझाने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन नोट्स आप साफ सुथरा वहाँ पे ले सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं अच्छी तरह, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इंटरनल एनर्जी तक बात कर ली थी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहला नियम जो दिया गया हमारा, वो उसमें कहा गया कि यदि हम अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कुछ अमाउंट में एनर्जी हम मानते हैं कि हमने अपने सिस्टम को DQ अमाउंट में एनर्जी दिया, कुछ भी अमाउंट में एनर्जी देते हैं, तो ये हमारा सिस्टम जो है उस एनर्जी को किस रूप में, दो रूपों में इस्तेमाल करता है। दो रूपों में कौन कौन से? एक तो DU में, जो कि क्या होती है, हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। और दूसरा वर्क करता है, वर्क डन, यानी कि यदि हम कुछ एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी अपने सिस्टम को देते हैं, कुछ हीट एनर्जी, ये एनर्जी है DQ अपने सिस्टम को देते हैं, तो ये उस एनर्जी को दो रूपों में इस्तेमाल करता है। नंबर पहला वो DU यानी कि अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और दूसरा उसके द्वारा वर्क परफॉर्म करता है। तो यानी कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, यानी कि वो इस एनर्जी के द्वारा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है या उसमें चेंज करता है, और ये वर्क डन है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये टोटल दी गई हमारी हीट एनर्जी आ जाएगी। यही हमारा पहला नियम है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम लोग दूसरे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ये सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फर्स्ट लॉ के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। किस चीज़ के बारे में ये बतलाता है हमारा फर्स्ट लॉ जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है ये कई चीज़ों के बारे में बताता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्या बताता है हमारा पहला नियम जो है, ये हमारी हीट एनर्जी दी जाती है सिस्टम को, ये क्या होती है, ये हीट जो दी जाती है यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यह एनर्जी का ही एक रूप होता है जो कि क्या किया होता है, ट्रांसमिट किया होता है, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है उसी का एक रूप होता है। ये क्या होता है, ट्रांसमिट ए हीट होता है, हीट जो होती है ये एक इज अ फॉर्म ऑफ हीट ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिट
यानी कि ये हमारी हीट जो है ये एनर्जी का ही एक रूप होता है जो कि ट्रांसमिट किया होता है। ट्रांसमिट मतलब चेंज किया होता है। नंबर सेकंड बात क्या आती है, ये फर्स्ट लॉ जो है और ये दूसरी बात जो बताता है हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, वो ये फर्स्ट लॉ जो बताता है ये कहता है कि हमारे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब सेफ रहती है। कंजर्व का मतलब सेफ रहती है। सेफ रहने का मतलब यानी कि लॉस ऑफ इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये खत्म नहीं होती है, ये कंजर्व रहती है, सेफ रहती है। कैसे बताता है, यानी कि यूनिवर्स से हमारे गायब नहीं होती है। कैसे बताता है, क्योंकि हमने भाई इसको डी क्यू अमाउंट में एनर्जी दिया और इसने उस टोटल एनर्जी को एक पार्ट से अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और दूसरे पार्ट से डब्ल्यू वर्क डन किया। ठीक है, तो यानी कि इसने दो रूपों में यूज किया, तो हमारी उस पूरी एनर्जी को दो रूपों में यूज कर लिया। तो ये क्या है, एनर्जी हमारी लॉस नहीं हुई, यानी कि हमारी एनर्जी कंजर्व है। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गई लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। एक तो दूसरी बात ये डिस्क्राइब करता है। और थर्ड बात क्या और बताता है, थर्ड बात ये बताता है कि हमारे प्रत्येक सिस्टम जो होता है, चाहे जो सिस्टम हुआ, प्रत्येक सिस्टम की हमारी क्या होती है, हमारी प्रत्येक सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी होती है, अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है साम्य अवस्था में। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रत्येक सिस्टम की हमारे क्या होती है, प्रत्येक सिस्टम के हमारी एक इंटरनल एनर्जी होती है जो उस स्टेट का फंक्शन होती है। फंक्शन मतलब उस अवस्था का ही एक फंक्शन होती है। समझ में आई तीनों बातें। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या बताता है, हमारा फर्स्ट लॉ पहली बात तो बताता है कि हीट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का जो ट्रांसमिट किया हुआ है। ट्रांसमिट मतलब बदला गया है, दूसरे रूप में बदला गया है। नंबर दूसरी बात बताता है कि हमारी जो दूसरी बात बताता है, इस नियम के अनुसार हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, लॉस नहीं होता इसका। नंबर तीसरी बात बताता है कि हमारे प्रत्येक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की एक अपनी इंटरनल एनर्जी होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, जो कि उस स्टेट का क्या होती है, फंक्शन होती है। ये बताता है उस स्टेट का क्या होती है, फंक्शन होती है। तो अगली बात हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में, सम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कुछ सर्कल जैसा चीज होगा, यानी कि कुछ साइक्लिक क्रम में चलेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हुए चलेंगे। और प्रोसेस जो है, तो ये कहता है द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस
अल्फा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच जिसमें सिस्टम चेंज इट्स, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम चेंज इट्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट and return back to its initial state, its initial state is called cyclic process. प्रोसेस ये क्या कह रहा है, हम लोग समझ लेते हैं, चलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर आर नो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे पहली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें सिस्टम चेंज इट्स इनिशियल स्टेट, जिस सिस्टम जो है अपने इनिशियल स्टेट को चेंज करता है टू फाइनल स्टेट। हम मानते हैं कोई हमारा सिस्टम है जो इफ यहाँ पर है, पोजीशन नंबर ए पर, स्टेट नंबर ए पर, ये अपनी इसकी इनिशियल स्टेट है, उसके बाद ये क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है और पहुँचता है कहाँ, बी पर। ये फाइनल स्टेट है इसकी, ठीक है। चेंज इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट बी एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और पुनः ये ए से बी पर पहुंचा, उसके बाद बी से पुनः कहाँ पहुंचा, ए पर, ए पर पहुंचा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। यदि हमारा सिस्टम भिन्न भिन्न रास्ते से होता हुआ अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाता है तो यानी कि कुछ वर्क परफॉर्म करता है, और फाइनल से फिर इनिशियल पर आता है, तो इसी प्रोसेस को भिन्न भिन्न रास्ते से होता हुआ उसी रास्ते पर वापस नहीं होता है, गया किसी दूसरे रास्ते से और वापस हुआ किसी दूसरे रास्ते से, तो ऐसे ये सर्कल नुमा बन रहा है ना, तो इसलिए इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज आकर, लिख ले, नो चेंज आकर इन इट्स internal energy during this process, यानी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई भी चेंज, इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं पाया जाता है, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इससे हम फर्स्ट लॉ से कुछ नियम निकाल सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम लोग पढ़े हैं, इसका मतलब ये कह रहा है, ये डी यू हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट लॉ में, ये डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो ये कोई भी चेंज नहीं होता है इस प्रोसेस में, तो यानी कि डी यू जीरो हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट लॉ के अनुसार डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्लू। अब ये जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डब्लू, यानी कि हमारा जो पूरी एनर्जी दी जाएगी वो 100% उसका उपयोग वर्क करने में किया जाएगा।
यही कह रहा है कि जो हमारा एनर्जी जो दी जाएगी, हीट एनर्जी तो दी जाएगी, उसका पूरा उपयोग वर्क करने में किया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान यानी कि जो वर्क परफॉर्म कर रहा है हमारा सिस्टम, हमने कहा था जैसे साइक्लिक प्रोसेस में कि हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जाता है और फाइनल से इनिशियल स्टेट पर आता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो उसमें जो है कोई भी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। तो इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल स्टेट पर आने का मतलब क्या है कि वह कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इनिशियल से फाइनल आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? मान लो हमारा कोई सिस्टम स्टेट ए पर था, ठीक है, स्टेट ए से वो स्टेट बी पर गया। कहाँ गया? स्टेट ए से स्टेट बी पर पहुंचता है, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमने आप लोगों को बताया था स्टेट वेरिएबल के बारे में, जो कि पी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताया था ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट को सही सही व्यक्त करते हैं। तो जब हमारा सिस्टम पोजीशन ए से बी तक जाता है तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे सिस्टम का क्या प्रेशर समान रहता है। आइसोबारिक सिस्टम में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है और ये दो वेरिएबल बदल सकते हैं। यानी कि इसका मान लो पोजीशन क्या हो गया P V1 T1 और इसका क्या हो जाएगा P V2 T2। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस। हमारे सिस्टम का देखिए, जब वो स्टेट ए पर था तब भी उसका प्रेशर क्या था? P था, और स्टेट बी पर जब पहुंचता है तब भी उसका प्रोसेस P ही है। यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा क्या है? प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये कैसा है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसे है? इसमें प्रेशर कैसे समान बना रहता है, बताइए। ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर और फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि जब वाटर को बॉइल करते हैं तो इसमें नॉर्मली हम लोग जब वाटर को बॉइल करते हैं तो उसमें कोई प्रेशर तो लगाते नहीं हैं। उसमें क्या करते हैं? उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमारा वाटर जो है बॉइल करने लगता है। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर को जब फ्रीज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उसके टेम्परेचर को घटा देते हैं। यानी कि अपने वाटर के टेम्परेचर को क्या करते हैं? वाटर के टेम्परेचर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। केवल टेम्परेचर में ही चेंज कर रहे हैं ना, तो हमारा वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है।
तो इसमें प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर कोई मायने नहीं रखता, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइसोबारिक प्रोसेस होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट लॉ के अनुसार लिखें तो डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू, यानी कि डी यू प्लस डब्लू, यही तो होता है फर्स्ट लॉ। और यहाँ से हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ से हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा है। इसमें वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू P इंटू डी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है, कांस्टेंट है, और डी भी क्या है, वॉल्यूम में चेंज है। तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए पी डी भी लिखेंगे। ठीक है, और डी भी चेंज हो रहा है, V2 से V1 से ऐसा भी लिख सकते हैं डी भी को। नंबर थर्ड प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम। इसमें क्या होता है, हमारे पूरे प्रोसेस के दौरान पूरा प्रोसेस क्या होगा, हमारे सिस्टम द्वारा प्रोसेस वही बार बार होगा। मान लो हमारा सिस्टम ए पर था, बाद में बी पर पहुंचता है, इसे बी के जाने के दौरान हमारा वॉल्यूम अब की बार क्या है, कांस्टेंट रहेगा, सम आयतनिक। सम मतलब समान सम आयतनिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, सम आयतनिक। सम का मतलब समान, आयतनिक का मतलब आयतन, यानी कि हमारा आयतन अब की बार समान रहेगा। P बदल सकता है, V समान रहेगा, T बदल सकता है। यहाँ पर P बदल सकता है, V समान रहेगा, T बदल सकता है। यानी कि हम मानते हैं कि पहले स्टेट पर जब हमारा सिस्टम था तो वहाँ उसका प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V था। और जब सेकंड स्टेट B पर पहुँचता है तो उसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V ही रहता है, और टेम्परेचर T2 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन के कहने के अनुसार V जो है कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का यदि डेरिवेशन लिया जाता है तो वो क्या होता है, 0 होता है, dV/dt 0 होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन निकाल लेते हैं, तब क्या होगा हमारा वर्क डन, चूंकि वर्क डन बराबर होता है W इज इक्वल टू P इंटू डी वी। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में वर्क डन यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसके पहले लेक्चर में हम लोग, मतलब पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं वर्क डन। तो यहाँ पे डी भी हमारा क्या है, 0 हो गया है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। जब वर्क डन 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है भैया कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, जो कि इंटरनल एनर्जी है, प्लस डब्लू क्या है हमारा, वर्क डन 0 हो चुका है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, यानी कि हमारी जब वर्क डन या आयतन समान रहेगा तो हमारी जो टोटल हीट एनर्जी दी जाएगी हमारे सिस्टम को, वो टोटल किसके रूप में स्टोर हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर, उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसे टोटल एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा हमारा सिस्टम। चौथा प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल
प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान हमारा क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर समान रहता। क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान हमारा आइसो, जैसा कि समतापिक इसे बोलते हैं हिंदी में, समतापिक प्रोसेस का मतलब प्रक्रम, सम का मतलब समान, तापिक का मतलब तापमान, यानी कि इसका टेम्परेचर जो रहेगा समान रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान। मान लो हमारा एक सिस्टम है ए पर, वो बी पर जाता है, तो उसका मान लो P1 हो जाता है, प्रेशर V1, लेकिन टेम्परेचर T ही बना रहेगा। ये मान लो P2 V2, लेकिन टेम्परेचर T ही बना रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके अनुसार भैया, जब हमारे आए टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर समान रहेगा, तो हम लोग क्या, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो हमारे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या बनी रहेगी? तो उसमें चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है ना, तो चेंज क्या, जब टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो, कब होगा? या तो टेम्परेचर, हमारा सिस्टम जो है टेम्परेचर ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, या तो टेम्परेचर रिमूव करे या रिलीज करे, तो हमारे इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन जब टेम्परेचर ही समान है तो हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? डी यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस U1, जहाँ U2 हमारी फाइनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और U1 इनिशियल। फाइनल हम मानते हैं जब A से B पर पहुँचता है हमारा सिस्टम, यहाँ पर A से B पर पहुँचता है तो A पर U1 थी, और B पर जब पहुँचा तो टेम्परेचर में चेंज तो हो नहीं रहा है, तो तब भी वही है, तो ये भी U1 ही बना रहेगा। तो U1 से U1 जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, इसलिए ये जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो हमारे फर्स्ट लॉ के अनुसार थर्मोडाइनमिक्स के डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्लू, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डब्लू, यानी कि हमारी जो हीट एनर्जी दी जाएगी हमारे सिस्टम को, ये टोटली वर्क डन इसके द्वारा किया जाएगा। सिंस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस आई इंटरनल एनर्जी बिकम कांस्टेंट। हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट बनी रहती है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है, हम लोग फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं, जहाँ टी क्या है? टेम्परेचर है। ये हमारी इंटरनल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टी होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जब इसके दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है तो हमारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा, यानी कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट बनी रहेगी। जब कांस्टेंट बनी रहेगी तो उसमें चेंज क्या होगा? इसलिए जीरो होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगली हेडिंग या अगला जो हमारा वो आता है टॉपिक, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है, फाइनल से, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने के दौरान हमारे सिस्टम के, या पूरे इस प्रोसेस के दौरान, या वर्क परफॉर्म करने के दौरान हमारे सिस्टम को
हमारे सिस्टम के द्वारा कोई भी हीट फ्लो नहीं होता है। हीट फ्लो होने का मतलब क्या है, ना तो हीट जो है एक्सेप्ट किया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, नो हीट एक्सेप्ट आर आउट या ब्रैकेट में रिलीज। ना तो हमारे सिस्टम के द्वारा हीट एक्सेप्ट की जाती है अथवा ना ही रिलीज की जाती है। ठीक है, तो जब ना एक्सेप्ट की जाएगी ना ही रिलीज की जाएगी, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम में जो है हीट का फ्लो नहीं होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ना तो अंदर और ना ही बाहर। एक्सेप्ट करना का मतलब अंदर फ्लो होना, आउट का मतलब बाहर। कहीं भी हमारे सिस्टम में हीट का फ्लो नहीं होता है। हीट का इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हीट का फ्लो ना होने के मतलब जो हीट एनर्जी डी क्यू दी जा रही है वो जीरो है, कोई भी हीट एनर्जी नहीं दी जा रही है। हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, डी क्यू इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ से लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जीरो हो गया तो यहाँ पे डी यू प्लस डब्ल्यू, या यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो उस दौरान जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी हीट का फ्लो ना हो, तो उस दौरान जो वर्क किया जाएगा वो निगेटिव साइन के साथ या निगेटिव वर्क कहलाएगा। निगेटिव वर्क काहे कहलाएगा भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है बाहर से कोई एनर्जी या बाहर से हेल्प नहीं दी जाती है। एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प कोई भी नहीं दिया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये डी क्यू जो दिया जाता था ये एक्सटर्नल हेल्प था ना, एक्सटर्नल एनर्जी थी। इसे जब नहीं दिया जाता है तो ये हमारा सिस्टम जो है वर्क जो परफॉर्म कर रहा है उसको किसके आधार पर करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी, अपनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी के आधार पर ही तो वर्क करेगा जो भी करेगा, या फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक जो जा रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी के सहारे ही तो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी जब उसके सहायता से कार्य करेगा। तो इसीलिए ये वर्क निगेटिव दिखाया या निगेटिव होता है, निगेटिव वर्क कहा जाता है, क्योंकि उसके दौरान उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है। अब भाई जैसे आप कहीं निकले, ठीक है, या समझ लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ ओढ़ रहे हैं कहीं कोचिंग, आपको घर से पैसा नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, फीस तो पे ही करना है मान लो, तो फीस कहाँ से पे करेंगे, अपने पास से या कुछ, ठीक है, अपने पास से पे करेंगे। तो आपके पास जो फी है या जो एनर्जी है पैसे के रूप में वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम होगी। ठीक है, तो वो समझ लो आपकी इंटरनल एनर्जी है, तो ये वो क्या होगी, उसी में से जब खर्च करोगे, उसी में से खर्च करोगे अपने पैसे से, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर होता है, जब उसे बाहरी ऊर्जा नहीं दी जाती है,
एडियाबैटिक प्रोसेस में बाहरी ऊर्जा नहीं दी जाती है, तो अपनी इंटरनल एनर्जी के आधार पर वर्क करता है, जिससे उसकी एनर्जी में क्या आती है, इंटरनल एनर्जी में कमी, और उसी प्रोसेस के दौरान जो वर्क किया जाता है उसे निगेटिव वर्क कहलाता है, वह निगेटिव वर्क कहलाता है। अगली बात हम लोग कर लेते हैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में। किसके बारे में? अगला टॉपिक है हमारा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री मतलब एकदम से फ्री, और एक्सपेंशन का मतलब फैलाव। फ्री स्वतंत्रता पूर्वक फैलाव, नाम से ही पता चल रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक फैलाव। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा कोई सिस्टम है या कोई गैस है, ठीक है, गैस है जो कि सिस्टम हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। गैस हमारी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। इस एक्सपैंड या गैस के एक्सपेंशन के दौरान कोई भी हीट, ना तो कोई भी हीट ना तो इंटर होती है हीट, ना तो इंटर होती है और ना ही रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है हमारे सिस्टम के द्वारा। ना ही कोई हीट इंटर होती है हमारे सिस्टम में, और ना ही कोई हीट जो है हमारी रिलीज की जाती है सिस्टम के दौरान, सिस्टम के द्वारा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई भी वर्क भी नहीं किया जाता है, नो वर्क डन, नो वर्क डन, कोई वर्क भी नहीं किया जाता है बाय द सिस्टम और अथवा ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इसका मतलब समझे आप लोग? नो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब ना तो कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाता है अथवा ऑन द सिस्टम, और अथवा ना ही कोई इंटरनल वर्क किया जाता है। ऑन द सिस्टम जो वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल वर्क। यानी कि कोई गैस जो है हमारी एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, उसके दौरान ना तो कोई हीट इंटर करती है सिस्टम के अंदर, और ना ही सिस्टम के द्वारा रिलीज की जाती है, और इसके दौरान ना तो कोई वर्क किया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा, या ना कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, अथवा ना ही कोई इंटरनल वर्क किया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा। तो ऐसे फैलाव को, हमारे सिस्टम के ऐसे ही प्रसार को फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। कैसे प्रसार को? जिस प्रसार के दौरान ना तो कोई हीट फ्लो हो हमारे सिस्टम के अंदर, और ना ही कोई एक्सटर्नल या इंटरनल वर्क किया जाए, तो ऐसे ही एक्सपेंशन को, हमारे सिस्टम के ऐसे ही एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। अगली बात हम लोग कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पर। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस हम लोग मानते हैं कि हमारा सिस्टम कोई ए पर था और बी पर गया, ठीक, बी पर गया, हमारा सिस्टम ए से बी पर जाता है और बी से पुनः उसी रास्ते के द्वारा, बिना रास्ता चेंज किए हुए उसी रास्ते पर वापस पुनः कहाँ जाता है, ए पर। बी से पुनः ए पर आ जाता है, अपने पथ को रिपीट करते हुए, अपने पाथ को रिपीट करते हुए
अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इनिशियल स्टेट पर पुनः आ जाता है, तो ऐसे सिस्टम को, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो जैसे हम लोग साइक्लिक बना रहे थे, एक ऐसा भी मान लो ए है, यहाँ से ये हो गया बी, ठीक है। तो साइक्लिक में हम लोग क्या किए थे कि गया दूसरे रास्ते से था और आया दूसरे रास्ते से अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते। लेकिन ये गया इस रास्ते से और इसी रास्ते को रिपीट करते हुए ये पुनः अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, इसी रास्ते को रिपीट करते हुए, दूसरे रास्ते से नहीं, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और यदि अपने पाथ को चेंज करके इनिशियल पोजीशन पर पहुंचता है तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, समझ में आया? और ये हमारी जो है कोई भी बॉडी जो होती है वो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि एग्जैक्टली अपने पाथ को कोई भी बॉडी एकदम रिपीट करते हुए नहीं जा सकती है या नहीं जाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान तो इसमें हम लोग कह देंगे ऐसी बॉडी, मतलब ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो, रिवर्सिबल ना हो, बाकी चाहे जो प्रोसेस हो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस या नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो कह देंगे एनी प्रोसेस which is not reversible process, reversible exactly is called non रिवर्सिबल प्रोसेस। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस हमारा जो रिवर्सिबल नहीं है, तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल द एक्सपेरिमेंट एंड नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। हमारे एक्सपेरिमेंटल एंड नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, देखे नहीं थे ना? एडियाबैटिक एग्जाम्पल, एडियाबैटिक में एग्जाम्पल क्या आएगा? एडियाबैटिक एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे हमारे एडियाबैटिक में हमने क्या कहा था कि कोई हमारे पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो, कोई हीट या एक्सटर्नल हेल्प not will not give या does not give to the सिस्टम। एक्सटर्नल हेल्प ना दी जाए हमारे सिस्टम को या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, तो उसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल हेल्प ना दी जाए, यानी कि एक्सटर्नल हेल्प ना दी जाएगी तो वह घटनाएं क्या होंगी? स्वयं व स्वयं घटित होगी। जब एक्सटर्नल हेल्प नहीं दी जाएगी
तो जो घटनाएं होंगी वो स्वयं ही तो होंगी। यदि स्वयं ना हो तो कोई घटना ही नहीं होगी। तो एक्सटर्नल हेल्प भी नहीं दिया जा रहा है, तो उसके दौरान भी जो घटनाएं होंगी वो स्वयं होंगी, स्वयं घटित होने वाली घटनाएं। जैसे हमारे वाटर फ्लो वाटर फ्लो में क्या होता है? वाटर फ्लो में हमें एक्सटर्नल वर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या एक्सटर्नल हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह किधर से किधर बहता है? अधिक ऊंचाई से ढलान की ओर अधिक ऊंचाई से ढलान की ओर हमारा वाटर का फ्लो जो होता है अपने आप होता रहता है। इसमें एक्सटर्नल हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यह जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने हीट इंजन के साथ, जिसमें हम लोग हीट इंजन के कंस्ट्रक्शन, संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसका वर्किंग रूल, इफिशियंसी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।